हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 29। इससे पहले इस कहानी के 28 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज है हमारा महा एपिसोड। अब तक आपने पढ़ा था आयांश माही की डिसरिस्पेक्ट करता है, जिससे मलंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है माही से, मगर आयांश उसे सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर मलंग का गुस्सा देखकर वो उसे मजबूर होकर सॉरी बोलकर गुस्से से वहां से चला जाता है। अब देखते हैं आगे। रात का वक्त हो चला था। डाइनिंग एरिया में इस वक्त अतुल हेड चेयर पर बैठा हुआ था, तो वहीं सामिया और प्रिंस दोनों ही एक साथ एक ही चेयर पर चिपक कर बैठे हुए थे। हालांकि वो दोनों बहुत ही मुश्किल से एक साथ एक चेयर पर बैठे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग चेयर पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके लिए मिष्टी और अतुली दोनों ही बहुत बार उन दोनों को कह चुके थे कि वो दोनों अलग अलग बैठें। पर वो दोनों भाई बहन इस वक्त बहुत ही क्यूटली एक दूसरे से चिपक कर ही एक चेयर पर बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। तभी प्रिंस सामिया को अपने हाथ से खिलाता, तो कभी सामिया प्रिंस को अपने हाथों से खिलाती। वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। उन दोनों को इस बॉन्डिंग को देखकर मिष्टी भी बस मुस्कुरा ही जा रही थी। तभी अतुल ने मिष्टी को घूरा और बोला, सी मेरे दोनों बच्चे कितने ज़्यादा क्यूट और प्यारे हैं। ये सुनकर मिष्टी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस बात में तो मैं भी आपसे एग्री करती हूँ मिस्टर अग्निहोत्री, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट और प्यारे हैं। ये सुनकर अतुल अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। मिष्टी ने अतुल को घूरा और चिढ़कर बोला कि नहीं, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। अतुल अपने हाथ को टेबल पर जोर से पटकते हुए बोला, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं। मिष्टी ने भी फिर अपने हाथ को टेबल पर जोर से पटकते हुए कहा, नहीं, मैंने भी कहा ना कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं। उन दोनों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये सुनकर अतुल दांत पीस कर अभी आगे कुछ और कह पाता, उससे पहले ही सामिया और प्रिंस दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। ये सब कुछ सुनकर उन दोनों ने एक साथ कहा, हम दोनों ही आप दोनों के बच्चे हैं, मॉम एंड डैड। उन दोनों की ये बात सुनते ही मिष्टी और अतुल दोनों ही एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखने लगे और रुक गए, और वो दोनों ही उन दोनों को घूरने लगे। तभी मिष्टी ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज़ को, तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हो। तभी अतुल ने भी गुस्से के साथ कहा, नहीं, वो दोनों सिर्फ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा उन पर अब कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर मिष्टी ने भी गहरी सांस लेकर कहा, मुझे आपसे कोई भी बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री। वो तो बस भगवान और मैं जानते हैं कि ये दोनों किसके बच्चे हैं। ये सुनकर अतुल ने अब बिना किसी भाव के कहा, अगर वो दोनों तुम्हारे बच्चे थे तो बताओ, तुमने एक बच्चे को कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया? अगर तुम्हें इतना ही उनसे प्यार था तो तुमने उन दोनों को एक दूसरे से अलग क्यों किया? तो तुम मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर चली जाती ना। अगर तुम्हें भी उससे प्यार था, तुमने उसे क्यों पराया कर दिया? जवाब दो मुझे इस चीज़ का। अचानक से अतुल की फिर से वही बात सुनकर मिष्टी का पूरा मूड फिर से खराब हो चुका था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अतुल के ऊपर। तो वहीं प्रिंस और सामिया फिर से मिष्टी को देखने लगे। तभी मिष्टी ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आप बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बच्चे मुझसे नफरत करने लगें? आपको पता है ना कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर वो ऐसी बातें सुनते हैं तो उन पर इफेक्ट होता है। आप क्यों इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं? इसके जवाब में अतुल ने भी नीचे से मिष्टी के हाथ को कसकर पकड़ लिया, और ये देखकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो नीचे से अपना हाथ छुड़ाने लगी तो अतुल तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तो क्या चाहती हो तुम? मैं बच्चों के सामने तुम्हारे साथ रोमांस करूं क्या? अगर तुम्हारे सामने ऐसा बिहेव ना करूं तो चलो मैं तुम्हारे साथ रोमांस ही कर लेता हूँ। ये सुनते ही मिष्टी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो गुस्से से दांत पीस कर बोली, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपके साथ, तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे आप सिर्फ बच्चों के सामने ही मुझे नीचा दिखा सकते हैं, बस आपको इतना ही आता है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तभी दूसरे ही पल अतुल ने मिष्टी की चेयर को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लिया और अपने करीब करते हुए उसे
घूरने लगा। मिष्टी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। वहाँ मौजूद नौकर के साथ साथ सामिया ने भी उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया और वो नासमझी में उन्हें देखने लगी। मिष्टी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगी। वो तुरंत ही चिढ़कर बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, ये क्या कर रहे हैं आप? सब लोग हमें देख रहे हैं, बच्चे भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए मुझे। लेकिन अतुल उसकी कमर पर अपने हाथ को फेरते हुए बोला, तुमने कहा ना कि मैं बच्चों के सामने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखा सकता हूँ ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसा नीचा नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए मैं बच्चों के सामने ही तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे उन्हें पता तो चले कि हमारे बीच कितना ज़्यादा प्यार है। इतना प्यार शब्द सुनते ही मिष्टी के भाव बदल गए और अतुल की ये बात सुनकर अब मिष्टी थोड़ा सा खामोश हो गई और फिर अतुल को एक टक देखने लगी। वहीं अतुल भी मिष्टी को बस बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी मिष्टी ने उससे सार्केस्टिक होकर कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, कहा ना आपने मुझसे कि मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। इसके जवाब में अतुल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ, मैंने गलत कहा। इसके जवाब में मिष्टी मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे बीच कब प्यार हुआ और कैसे प्यार हुआ, और क्या वाकई अभी भी हमारे बीच कोई प्यार है क्या? मिष्टी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सरकास्टिक थी, जिसे अतुल अच्छे से समझ रहा था और फिर वो उसकी आवाज़ को समझकर तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम क्या चाहती हो कि मैं बच्चों के सामने बताऊं किस तरह से तुम शादी वाले दिन मुझे धोखा देकर चली गई थी, भाग गई थी तो मुझे धोखा देकर? बताऊं क्या ये सुनते ही मिष्टी के सारे भाव पानी में मिल गए और वो हैरानी के साथ उसे देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी मिस्टर अग्निहोत्री। सच तो ये है कि गलती उसमें आपकी थी। आपने गलत किया था मेरे साथ। आप मुझे छोड़कर उस सना के पास गए थे और उसके साथ आपने रात बिताई थी। इसीलिए मैं शादी वाले दिन आपको छोड़कर चली गई थी और वो भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था आपका किसी और लड़की के साथ देखना। ये सुनकर अतुल ने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन अगर मैंने बच्चों को ये बात बताई कि मैं उसकी मॉम से शादी करने वाला था और वो एक स्टूपिड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, तो उन पर क्या असर होगा? तुम्हें पता है, वो बच्चे तुमसे नफरत करेंगे। इसीलिए जो मैं झूठ बोल रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो और तुम भी झूठ बोलो। ये सुनकर अब मिष्टी गुस्से से कसमसाने लगी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अतुल इतना ज़्यादा चालाक कैसे था। उसने गहरी सांस ली और फिर बच्चों की तरफ देखने लगी। इस वक्त सामिया और प्रिंस दोनों ही अभी टुकुर टुकुर उन्हें ही देखे जा रहे थे। तभी अतुल ने हल्की स्माइल के साथ कहा, सो बच्चों, तुम्हारी मॉम और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और आज तुम दोनों इस प्यार की निशानी हो, समझे आप लोग? तभी सामिया ने ये सुनकर मिष्टी को घूरते हुए कहा, अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे मॉम एंड डैड, तो फिर आप इतने सालों से क्यों एक दूसरे से दूर थे और इतने सालों तक मॉम आपके साथ क्यों नहीं थी डैड? ये सुनते ही अचानक से अतुल के भाव बदल गए। मिष्टी अब अतुल को घूरने लगी और बोली, बताइए बताइए मिस्टर अग्निहोत्री, अगर आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो मैं आपके साथ इतने सालों से क्यों नहीं थी? क्यों चली गई थी मैं आपसे दूर? जवाब दीजिए अपनी बेटी को। अतुल ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाई और उसके हाथ को नीचे से कसकर पकड़ते हुए बोला, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, उसे बताओ कुछ। ये सुनकर मिष्टी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं क्यों कुछ बताऊंगी उसे? आखिर गलती आपने करी है तो बताइए ना अपनी गलती अपनी बेटी को। जो भी बताना है आप बताइए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आपकी बेटी को, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये कहकर वो अपना हाथ अतुल के हाथों से छुड़ाने लगी, लेकिन तभी वापस से प्रिंस ने भी मिष्टी से सवाल करते हुए कहा, हाँ हाँ मम्मा, अगर आप भी डैडी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो आपने इतने सालों से मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मेरे कोई भी डैडी नहीं है? जब आप डैडी से इतना ज़्यादा प्यार करती थे तो आप मुझे उनसे दूर लेकर क्यों चली गई? आपने ना तो डैडी के बारे में कुछ बताया और ना ही कभी मेरी बहन के बारे में, और मेरे पास इतना बड़ा घर भी है और मेरी बहन भी है, आपने क्यों मुझसे ये सब छुपाया? अब प्रिंस का ये सवाल सुनकर मिष्टी भी खामोश हो गई। उसे भी समझ नहीं आया कि वो प्रिंस की बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि जब प्रिंस उसके साथ मुंबई में था
तब उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर इस तरह से कभी वो अतुल अग्निहोत्री से टकराएगी और उनके बीच ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन अब प्रिंस की ये बात सुनकर मिष्टी भी थोड़ा सा कसमसाते हुए बोली और अतुल की तरफ देखने लगी। वो मैं इतना बोल ही पाई थी, वहीं अतुल भी मिष्टी को घूरते हुए बोला, जवाब दो अपने बेटे को। अभी तक तो तुम मुझसे जवाब मांग रही थी ना, अब उसे जवाब दोगी तुम। जब तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो तुम क्यों मेरे पास नहीं थी? क्यों मेरे बेटे को झूठ बोला तुमने कि उसका कोई बाप नहीं है? ये कहते हुए उसने नीचे से फिर से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मिष्टी को भी अब अपने हाथों में दर्द थोड़ा सा महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो दर्द में बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, पहले आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अतुल उस पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए गुस्से से बोला, तुमने क्यों मेरे बेटे से झूठ बोला कि मैं उसका बाप नहीं हूँ और उसका कोई भी बाप नहीं है? ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? मेरे इस दुनिया में होने के बावजूद भी तुमने उससे झूठ बोला कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। क्यों झूठ बोला तुमने आखिर उससे? मिष्टी को समझ आ चुका था कि अतुल को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, इसीलिए वो उससे थोड़ा सा नाराज है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जो सच था उसने वही प्रिंस को बताया था, क्योंकि उस वक्त वो दोनों ही अलग हो चुके थे। मिष्टी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से कभी अतुल से मिलेगी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी टर्न हो गई थी कि उसे ना चाहकर भी अतुल से फिर से मिलना पड़ा। वो कुछ भी नहीं कर पाई और तभी अतुल अपनी जगह से उठा और बोला, तुम मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कमरे का नाम सुनते ही अचानक से मिष्टी को कुछ ठीक नहीं लगा और वो थोड़ा हड़बड़ी के साथ उसे देखने लगी और उसने तुरंत ही आसपास देखते हुए कहा, कमरे में क्यों? हम यहीं पर बात करते हैं ना, हम बच्चों को उनके कमरे में भेज देते हैं, आप मुझसे यहीं पर बात कीजिए। तभी अतुल गुस्से से उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोला, मेरे साथ कमरे में चलो, जितना बोल रहा हूँ चुपचाप वहाँ चलो, मैं तुमसे यहाँ कोई भी बात नहीं करूँगा। ये कहकर वो उसे खींचते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ लेकर चला गया। तो वहीं मिष्टी मना करती रह गई, मगर अतुल उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इधर सामिया और प्रिंस दोनों ही काफ़ी गौर से अतुल और मिष्टी को देखे जा रहे थे। उनके जाने के बाद प्रिंस ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, मेरी मम्मा यहाँ पर खुश नहीं है सामिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। ये सुनते ही सामिया ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है डैडी और मम्मा के बीच कोई फाइटिंग हो रही है, इसीलिए डैड मम्मा को ऐसे लेकर यहाँ से गए हैं और वो गुस्सा भी थे। ये सुनकर अब प्रिंस ने डरते हुए कहा, तो कहीं तुम्हारे डैड मेरी मम्मा को हर्ट तो नहीं करेंगे ना? मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि मैं उनका स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। ये कहकर वो सीधा ही उस तरफ जाने लगा जहां अभी कुछ देर पहले ही मिष्टी को अतुल लेकर चला गया था। लेकिन अभी वो वहां पर जा पाता उससे पहले ही सामिया ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिंस, तुम ऐसा मत करो, वहां पर मत जाओ, डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अगर तुम वहां पर उनके कमरे में उनकी बिना परमिशन के जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। ये सुनते ही प्रिंस ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुमने देखा ना कि डैडी मेरी मॉम को गुस्से से यहाँ से लेकर गए हैं, कहीं वो उन्हें हर्ट ना कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा फिर उनके ऊपर। मुझे अभी के अभी अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना है और मुझे जाना ही होगा। ये कहकर वो वापस से जाने लगा, लेकिन तभी सामिया ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, प्रिंस मैंने कहा ना तुमसे एक बात कि वहाँ मत जाओ। ये सुनकर प्रिंस ने ना समझी में कहा, कौन सी बात? इसके जवाब में सामिया ने बहुत ही डरते हुए कहा, डैडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, डैडी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, मैं डैडी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसीलिए तुम भी डैडी से ज़्यादा बात करने की कोशिश भी मत करना, बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। ओके। ये सुनते ही अब प्रिंस की भी आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से उसने ना समझी में कहा, लेकिन डैडी ने तो कहा था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कभी भी मुझे नहीं डांटेंगे, मैं उनका बेटा हूँ, तो फिर वो ऐसे क्यों गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर? इसके जवाब में सामिया ने कहा, तो क्या हुआ, वो प्यार तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं ना, लेकिन फिर भी वो मुझ पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इसीलिए तुम अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करो। मुझे पता है मेरे डैडी मम्मा को कुछ भी नहीं करेंगे, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो बस उनसे बात करेंगे और उसी लिए उनको लेकर गए हैं, इसीलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं अपने कमरे में और चलकर ड्राइंग करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा रूम भी रेडी करवाया है। ये सुनकर अब प्रिंस की आंखों में चमक आ गई और वो फिर से सब कुछ भूल गया और सामिया के साथ
सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ गया ड्राइंग करने के लिए। उसे भी सामिया के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसीलिए उसने मिष्टी की कोई भी परवाह नहीं करी और सामिया की बात को एक्सेप्ट करके उसके कमरे की तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ अतुल खींचते हुए मिष्टी को कमरे के अंदर लेकर आया। मिष्टी ने गुस्से से अपना हाथ अतुल के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, क्या कर रहे हैं आप? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं। प्लीज़ छोड़िए मुझे। इसके जवाब में अतुल ने गुस्से के साथ कहा, आखिर क्या जताना चाहती हो तुम? ये सुनकर मिष्टी ने भी नासमझी में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आखिर मैं क्या, आप क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए मुझे। इसके जवाब में अतुल ने गुस्से के साथ कहा, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात को? क्या तुम बच्चों के सामने ऐसा दिखा रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? मैंने तुम्हें धोखा दिया है? ये सुनकर मिष्टी ने भी गुस्से के साथ कहा, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करती। क्यों करूं मैं आपकी बात पर यकीन? मैं आपकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगी। आपने अभी तक मेरी बात पर यकीन नहीं किया है। मैंने भी तो आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहा था ना कि मैंने सामिया को डस्टबिन में नहीं फेंका था। मुझे नहीं पता था सामिया की सच्चाई को, जबकि मुझे तो होश भी नहीं था इस चीज़ में 1 हफ्ते तक। लेकिन तब भी आपने अभी तक मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तो फिर मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? बोलिए। ये सुनकर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें सबूत लाकर दूंगा अपनी बेगुनाही का, और तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और तब तुम्हें मुझे छोड़कर जाने पर भी रिग्रेट होगा, और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूंगा। ये सब सुनकर अब मिष्टी ने भी गहरी सांस ले लिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अब इन सारी चीज़ों से, रोज रोज के झगड़ों से। ये सब कुछ सुनकर वो जाकर सोफे पर चुपचाप से बैठ गई और अपने हाथ को सहलाने लगी। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था अतुल के इस तरह से उसके हाथ पर कसकर पकड़ने से। अतुल अभी भी उसे ही घूरे जा रहा था। तभी आखिर में मिष्टी ने कुछ सोचा और बोला, क्या आपको प्रिंस के कंडीशन के बारे में पता है मिस्टर अग्निहोत्री? ये सोचकर अतुल ने बिना किसी भाव के कहा, तुम उसके कंडीशन के बारे में क्या कह रही हो? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जवाब में मिष्टी ने अब सीरियस होकर कहा, आपको पता भी है उसे बोन मैरो की प्रॉब्लम है, और इतने कम उम्र में उसका एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होने वाला है मिस्टर अग्निहोत्री। और उस ऑपरेशन में उसके फादर की भी उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसमें आपका बोन मैरो चाहिए होगा। बिना आपकी हेल्प के वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे ये बात आपसे बतानी थी, क्योंकि कल से उसका इलाज शुरू होने वाला है। क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? क्या कमी दिखाई नहीं देती है आपको प्रिंस में? ये सुनकर अब अतुल के पूरी तरह से गुस्से वाले भाव ठंडे पड़ गए थे, और वो उसकी तरफ आते हुए बोला, व्हाट द हेल, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम, मेरे बेटे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और अब जाकर तुमने मुझे इसके बारे में बताया है? तुमको शर्म भी नहीं आई? ये सुनकर मिष्टी ने थोड़ा सा सार्केस्टिक होकर कहा, आपको कहाँ से पता होगा? सारा ध्यान तो आपका मुझे नीचे दिखाने में ही रहता है। तो आपने कभी भी अपने बेटे को ध्यान से देखा भी नहीं होगा। उसका चेहरा रह रह कर पीला पड़ जाता है। वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है मिस्टर अग्निहोत्री। और वो अगर थोड़ा सा भी दौड़ लेता है ना तो हाँफने लगता है। उसे हमेशा वॉमिटिंग होती है, उसे चक्कर आते हैं, और उसे रात रात को बुखार आ जाता है। कि सारी प्रॉब्लम से मेरा बेटा पिछले 5 सालों से जूझ रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ इसके लिए, इसीलिए मैंने इसका परमानेंट इलाज डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब तक इसके फादर का बोन मैरो इसे नहीं मिल जाता है तब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। और इसी वजह से मैं उसे लेकर इंडिया से यहाँ दुबई में आ गई, जिससे मैं आपसे मिल सकूं, आपकी हेल्प ले सकूं और अपने बेटे को बिल्कुल ठीक करूं। लेकिन यहाँ आप मेरी हेल्प करने के बजाय बदला लेने के लिए मुझसे लड़ते रहते हैं। क्या हम कुछ वक्त के लिए अपनी लड़ाई भूल नहीं सकते अपने बेटे के लिए? क्योंकि अभी उसकी जान बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे बेटे के पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, और अगर इन 20 दिनों में उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, तो हम उसे खो देंगे। 20 दिन में आज एक दिन वैसे भी कम हो चुका है। अब सिर्फ हमारे पास 19 दिन बचे हैं। अगर इन 19 दिन में हम प्रिंस का ऑपरेशन नहीं करा पाए ना, तो उसकी ज़िंदगी बचना बहुत ही मुश्किल है। हमारे बेटे के पास बस 20 दिन का ही टाइम था।
ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोने लगी। तो वहीं उसकी सारी बातें सुनकर अब अतुल के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए थे और वो एक पल के लिए पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। मिष्टी ने अपने आंसुओं को साफ किया और खुद को संभालते हुए बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, आपको नहीं पता, जब प्रिंस पैदा हुआ था ना, और 1 हफ्ते बाद मेरी आँख खुली थी और जब मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया था तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया था, उस वक्त मैं ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दंग रह गई थी। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही नाजुक बच्चा है और बाकी बच्चों के हिसाब से उसे एक्स्ट्रा केयर और पैम्परिंग की भी ज़रूरत होगी, और अगर मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा तो हम उसे आगे चलकर नहीं बचा पाएंगे और उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं अपनी बहन के साथ उसे लेकर दुबई से दूर चली गई थी। वहाँ जब मेरा प्रिंस करीब 3 साल का हुआ तब अचानक से उसे हर रात को बुखार आया जाया करता था। हमें समझ में नहीं आता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है, हर रात उसे इतना ज़्यादा बुखार क्यों आ जाता है। फिर हमने उसे वहाँ के डॉक्टर को दिखाया और उसके टेस्ट को कराया। तब हमें पता चला कि उसके बोन मैरो में प्रॉब्लम है और उसे आपकी ज़रूरत है। अगर हमने उसका बोन मैरो जल्द से जल्द नहीं ठीक करवाया तो हम प्रिंस को खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की पूरी तरह से उजड़ चुकी हो, सारी दिक्कतें एकदम से आ गई हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने प्रिंस के इलाज को शुरू करवाया, लेकिन जब वो धीरे धीरे समय बीतता गया तब पता चला कि इसके इलाज के लिए इसके डैड का बोन मैरो की ज़रूरत पड़ेगी और आपका होना बहुत ज़रूरी है। जबकि मुझे पता चला तो मैं और भी ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि तब आपका मेरे साथ कोई भी नामो निशान नहीं था हमारी ज़िंदगी में। तब मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी आपको अपने बेटे प्रिंस के बारे में नहीं पता चलने दूंगी। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर था कि आपको अगर उसके बारे में पता चलेगा तो आप हमेशा के लिए उसे मुझसे ले लेंगे, इसीलिए मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली गई थी। मगर जब मुझे प्रिंस की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दी तो मैंने दुबई आने का फ़ैसला कर लिया और मैं यहाँ पर आ गई। ये कहकर मिष्टी ने गहरी सांस ले लिया और बोली, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं यहाँ पर आपसे बदला लेने के लिए आई हूँ या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए आई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री। मैं तो बस यहाँ पर अपने बेटे के इलाज के लिए आई थी। इनफैक्ट मैं तो आपसे हेल्प लेने के लिए भी राजी नहीं हो रही थी। मुझे आपसे डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे मेरे बेटे से दूर ना कर दें, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई और उसके पास सिर्फ 19 दिन बचे हैं। इसीलिए माही ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया कि मैं आपके पास आऊँ, आपकी हेल्प लूँ, और अब जाकर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं जल्द से जल्द आपसे मिलूंगी और अपने बेटे की हालत के बारे में भी बता दूंगी। लेकिन जैसे ही आप मेरे सामने आए मेरा अतीत एकदम से खुल गया और मैं फिर से कमज़ोर पड़ गई मिस्टर अग्निहोत्री। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें दोबारा से फिर से आने वाली हैं। मैंने तो हमेशा हमेशा के लिए आपको भुला दिया था, लेकिन जब ये सब कुछ मेरे सामने आया तो मैं फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को मन में अपने लिए मैंने नफ़रत देखी तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जब प्रिंस ने मुझे नफ़रत भरे शब्द बोले। ये कहकर वो एक बार फिर से मिष्टी रोने लगी। तभी अतुल उसे गौर से सुन रहा था। ये सब कुछ सुनकर वो आगे बढ़ा और उसने मिष्टी को अपने सीने से लगा लिया। आज इतने वक्त बाद अतुल के सीने से लगकर मिष्टी को ना चाहते हुए भी एक सुकून सा मिल रहा था। अतुल के सीने से लगते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त वो किसी बच्चे की तरह रो रही थी। तभी अतुल ने उसे दूसरे ही पल अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, काम डाउन, काम डाउन, तुम्हें इतनी ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मिष्टी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे मौत के दरवाजे से भी खींच कर लेकर आऊँगा। यह सुनकर मिष्टी अब सुबकते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना मिस्टर अग्निहोत्री? आप मेरे बेटे को बचा लेंगे ना? आप मेरी हेल्प करेंगे मिस्टर अग्निहोत्री? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? कहीं आप मुझसे बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे होगे ना? देखिए, अगर आप ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़
वो आपका बेटा भी है और अगर आपने मेरे बदले की वजह से प्रिंस के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा मासूम है और उन्हें इस दुनिया की कोई भी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो वो सही नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है आखिर? तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? क्या मैं तुम्हें कोई उसका दुश्मन दिखाई देता हूँ? वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगा भला? जितना तुम उसके लिए परेशान हो, उतना अभी उसकी हालत सुनकर मैं भी उसके लिए उतना ही परेशान हो चुका हूँ। मैं अपनी जान लगा दूँगा उसकी जान बचाने में, लेकिन अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूँगा। गॉट इट? अतुल की ये सारी बातें सुनकर मिष्टी ना चाहते हुए भी अब एक रिलैक्स महसूस करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब अतुल उसके बेटे को बचा लेगा और उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे बेटे को बचाने के लिए हाँ कर दे रहे हैं और आप उसकी हेल्प करेंगे। ये सुनकर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, ये तुम क्या बार बार सिर्फ मेरा बेटा कर रही हो? वो मेरा बेटा है, ये क्यों नहीं कह सकती कि वो हमारा बेटा है? ये भी तो कह सकती हो ना, वो हमारा बेटा है और हम दोनों मिलकर उसे बचाएंगे। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम मुझ पर यकीन रखो। फिर अतुल बोला, क्या वाकई तुम्हें एक हफ्ते बाद होश आया था? क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता था कि प्रिंस के साथ साथ तुम्हारी एक और बेटी भी है? जब प्रिंस इस दुनिया में आया था तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ? ये सुनकर मिष्टी ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था मिस्टर अग्निहोत्री, क्योंकि वाकई मैं एक हफ्ते बाद ही होश में आई थी। तभी अतुल ने कहा, लेकिन तुम बेहोश क्यों हो गई थी मिष्टी? इसके जवाब में मिष्टी ने कहा, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी हालत बाकी लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें अच्छे से खाने पीने की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त ना तो मेरे पास कुछ अच्छे से खाने पीने का था और ना ही मेरी और लड़कियों की तरह कोई केयर करने वाला था। कोई एक्स्ट्रा केयर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई केयर तक नहीं करता था। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटी खाने को मिलती थी और वही खाती थी, और इसीलिए जब आखिर में मैंने प्रिंस को जन्म दिया तब मैं बेहोश हो गई थी। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। एक हफ्ते बाद जब मुझे होश आया तो उस वक्त भी मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ही फील करती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रिंस को संभालने की कोशिश की। मैंने खुद को संभाला और अपने बेटे के लिए दुनिया की हर खुशी लाने का वादा किया, और मैंने अपने बेटे को भी दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा बनाने का प्रॉमिस भी किया है और मैं उसे सबसे ताकतवर बनाऊंगी। तभी ये सुनकर अतुल ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने बेटे को इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाऊंगा। सारी दुनिया का उसके आगे झुकेगी और सलाम करेगी। ये सुनकर मिष्टी कुछ सेकंडों तक बस अतुल को एकटक देखती रह गई और फिर वो दूसरे ही पल अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए बोली, लेकिन आप उसे अपने जैसे बिल्कुल भी मत बनाइएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज़, मुझे नहीं पसंद है कि आप मेरे बेटे को अपने जैसे बनाएं। ये सुनते ही अतुल अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिर मुझ में कमी क्या है और क्या बुराई है मेरे अंदर? क्या मैं तुम्हें बुरा इंसान दिखता हूँ? आखिर वो मेरा बेटा है, उसे आगे चलकर मेरे जैसे ही बनना होगा, क्योंकि मेरे इतने बड़े एम्पायर को सिर्फ वही इकलौता संभालने वाला है। तो फिर मैं उसे ऐसे कमज़ोर बच्चों की तरह नहीं रख सकता। ये सुनकर मिष्टी ने चिढ़कर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे को इतना बड़ा एम्पायर संभालने की, वो सिर्फ छोटी सी नौकरी करेगा, उसमें भी वो बहुत खुश रहेगा और मैं भी इसके साथ खुश रहूँगी। और किसने कहा है कि बड़े होने तक वो आपके पास रहेगा? ये सुनकर अब अतुल का दिमाग गर्म हो गया और उसने गुस्से के साथ कहा, क्या चल रहा है आखिर तुम्हारे दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रही हो कि एक बार अगर वो ठीक हो जाए और फिर तुम फिर से उसे लेकर मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ? ये सुनकर मिष्टी ने भी थोड़ा सार्केस्टिक होकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने यही सोच रखा है और यही होने वाला है, मैं यही करूँगी। ये सुनकर अब गुस्से के साथ अतुल ने दांत पीस कर कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा और ये भूल तुम अपनी गलती से भी ना लाना दिमाग में। मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही मेरे साथ रहेंगे ज़िंदगी भर, और उसके साथ साथ तुम भी ज़िंदगी भर मेरे पास ही रहोगी। ये कहकर अतुल अपनी जगह से उठा और फिर बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी मिष्टी अतुल को ध्यान से देखते हुए बोली, बच्चों को तो आप अपने बच्चे कहकर अपने पास ज़िंदगी भर रख लेंगे मिस्टर अग्निहोत्री, लेकिन
मुझे दुनिया के सामने क्या कहकर अपने पास रखेंगे? क्या आपके पास इसका जवाब है? मिष्टी के सवाल को सुनकर अतुल के चलते हुए कदम एकदम से रुक गए और वो मिष्टी की तरफ मुड़ते हुए हैरानी के साथ बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी इसके जवाब में मिष्टी ने फिर से सार्केस्टिक होकर कहा, मैं बस आपसे यही पूछना चाहती हूँ मिस्टर अग्निहोत्री, वो दोनों आपके बच्चे हैं तो आपके बेटे और बेटी के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं हूँ ना। मेरा क्या रिश्ता है आपके साथ? क्या मैं आपके साथ बिना शादी के यहाँ पर रहूँगी या फिर अभी वो अपनी बात को पूरी कर पाती उससे पहले ही अतुल गुस्से के साथ दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप। अगर तुमने अपने जुबान से एक शब्द भी आगे और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। तभी मिष्टी अतुल के गुस्से को देखकर एकदम से चुप हो गई, लेकिन तभी मिष्टी ने इसके जवाब में फिर से कहा और थोड़ा सा चिढ़कर कहा कि सच तो हमेशा कड़वा होता है मिस्टर अग्निहोत्री। आप अपने बच्चों को अपने पास ज़िंदगी भर के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझसे मेरी कोई भी पहचान पूछेगा तो आप उसे नहीं बता पाएंगे। मुझसे बिना किसी रिश्ते के आप कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते हैं और ना ही मैं आपके पास ऐसे रहना चाहती हूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों पूरी तरह से अपने बच्चों के तौर पर अलग हो जाएं। हम कोर्ट में इसका फैसला छोड़ देते हैं और फिर हम इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। ये सुनकर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसा हो सकता है? मेरी दुनिया में कानून या फिर कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। सारे फैसले मैं खुद लेता हूँ और मैं ये फैसला भी खुद ही ले लूँगा। तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहना होगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर मेरा तुम्हारे साथ चाहे जो भी रिश्ता क्यों ना हो। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से निकल गया। तो वहीं मिष्टी की आंखों में फिर से आंसू आ गया और वो गुस्से से अतुल को जाते हुए देखकर बोली, आखिर क्यों रखना चाहते हैं आप मुझे ज़िंदगी भर के लिए एक बेनाम रिश्ते के सहारे मिस्टर अग्निहोत्री? मैं नहीं रहना चाहती कभी भी आपके साथ ऐसे। क्या आप मुझे दुनिया भर में जलील करना चाहते हैं? क्या मैं आपकी रखैल बनकर? ये कहते हुए वो अब खामोश हो गई और अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक गहरी सोच में चली गई। इधर दूसरी तरफ इस वक्त माही अपार्टमेंट में मौजूद थी। वो कुछ फाइल्स के साथ कोई सीरियस काम कर रही थी, जैसे उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस काम के लिए ही था। तभी दरवाज़ा अचानक से खटखटाया गया। तभी माही ने आवाज़ लगाया, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। काशवी अंदर आई। उसके हाथ में कुछ मेडिसिन की पॉलीथीन थी और कुछ फाइल्स थे। वो वहाँ आते हुए बोली, हेलो माही मैडम, कैसी हैं आप? काशवी की आवाज़ सुनकर माही ने भी अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और काशवी को देखकर मुस्कुराकर बोली, हेलो काशवी, मैं बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी वक्त बाद तुम यहाँ पर आई हो, कहीं बिजी थी क्या? तभी काशवी ने भी मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए बोला, हाँ मैम, वो एक्चुअली नाइट शिफ्ट थी ना और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर आना नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं जैसे ही टाइम मिला, मुझे छुट्टी मिली, मैं सीधा आपके पास आ गई आपसे मिलने के लिए। मैं आप सबसे मिलने चली आई। लेकिन ये कहकर वो आसपास देखने लगी और फिर वहाँ पर बैठ गई। तभी माही ने कहा, क्या पियोगी तुम? कॉफ़ी, जूस या चाय? क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? उसके जवाब में काशवी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पीना है माही मैम, बल्कि मैं तो यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट काम से आई थी। ये सुनकर माही ने कहा, कैसा इम्पॉर्टेंट काम? इसके जवाब में काशवी आसपास देखते हुए बोली, वो मैं बस मिष्टी मैडम से मिलने आई थी। और प्रिंस कहाँ पर है? ये सुनकर अब माही ने कुछ सोचा और फिर वो बोली, वो यहाँ पर नहीं है। तुम्हें क्या काम है, बताओ मुझे। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो मैं मिष्टी दी से बोल दूंगी। इसके जवाब में काशवी ने फाइल और मेडिसिन देते हुए बोला, ये प्रिंस की आज की मेडिसिन है माही मैम, क्योंकि कल से उसका इलाज शुरू होने वाला है। उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ परहेज भी हैं जो मुझे मिष्टी मैडम को बताना था, पर वो तो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। वो कहीं बाहर गई हैं क्या? वो मुझे कहाँ पर मिलेंगी? मैं कहाँ पर उनसे ये सब कुछ जाकर बताऊंगी? वो कब तक घर पर आएंगी? इतने सारे सवाल वो माही से कर चुकी थी। तभी उसकी इन सारी बातों को सुनकर माही ने आखिर में गहरी सांस लेकर जवाब दिया, वो एक्चुअली काशवी, अगर तुम्हें मिष्टी दी से मिलना है ना तो तुम्हें अग्निहोत्री पैलेस जाना होगा, क्योंकि इस समय वो वहीं पर है, वो यहाँ पर नहीं है। काशवी ये बात सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गई। काशवी ने जैसे ही ये सुना वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर बोली, क्या कहा आपने मुझसे? मिष्टी मैडम यहाँ पर नहीं है? वो मुझे कहाँ पर मिलेंगी? अग्निहोत्री पैलेस जाना होगा मुझे?
आप ठीक तो है ना माही मैम? इसके जवाब में माही ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रही हूँ। मुझे पता है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो क्योंकि मिष्टी दी वहाँ पर रहने के लिए गई हैं। काशवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो कुछ समझ नहीं पा रही थी वो, इसीलिए उसने फिर से कहा, पर ये कैसे हो गया माही मैम? जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो मिष्टी मैडम उनके खिलाफ थी और वो अतुल अग्निहोत्री को वो ना तो मिलना चाहती थी और ना ही उनकी शक्ल देखना चाहती थी। तो फिर ये अचानक से क्या हो गया जो वो उनके घर पर जाकर रहने लगी? ज़रूर मिस्टर अतुल अग्निहोत्री ने उन्हें धमकाया होगा, उन्हें धमकी दी होगी उनके घर पर आने के बारे में। मैं इतने दिनों से घर पर नहीं आई, यहाँ तो सब कुछ चेंज हो गया। ये सुनकर माही ने उसे कुछ सेकंडों तक देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें मैं ये सब कुछ कैसे समझाऊं, पर हाँ, इतना फ़िलहाल के लिए तुम जान लो कि तुम्हें अभी प्रिंस की दवाई लेकर वहीं जाना होगा क्योंकि वो दोनों लोग वहाँ पर ही हैं। ये सुनकर काशवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पहले आप मुझे ये सारी चीज़ें बताइए कि आखिर मिष्टी मैम वहाँ पर क्यों गई हैं, क्या वजह है? प्लीज़, जब तक आप मुझे ये सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं बताएंगी तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। ये सुनकर अब माही ने कहा, अच्छा ठीक है। अतुल अग्निहोत्री को प्रिंस के बारे में सब कुछ पता चल गया था और फिर मिष्टी दी ने प्रिंस की हालत के बारे में भी अतुल से सारी चीज़ें बता दिया है। इसीलिए अब उन दोनों ने एक तरफ से समझौता कर लिया है और अब इसीलिए वो वहाँ पर जाकर रह रही हैं। वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस जब तक प्रिंस ठीक नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ पर ही रहेंगे। एक बार प्रिंस फिर से ठीक हो गया ना तो उसे लेकर हम फिर से यहाँ से मुंबई चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए दूर। अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया ना काशवी? ये सुनकर अब काशवी ने भी हैरानी के साथ कहा, तो क्या अतुल अग्निहोत्री इस चीज़ के लिए राजी हो गया है? क्या आपको लगता है कि प्रिंस के ठीक होने के बाद वो मिष्टी मैम के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा? ये सुनकर अब माही ने भी कुछ सोच में पड़ गई और फिर उसने अपना सिर नाम में हिलाकर बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब शायद अतुल अग्निहोत्री मेरी बहन के साथ कोई भी गलत व्यवहार करेगा या फिर वो मिष्टी दी के साथ अब कोई भी जोर जबरदस्ती करेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे मिष्टी दी ने उनके बारे में बताया है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो अतुल से आज तक छुपा हुआ है और अगर एक बार वो सच अतुल के सामने आ गया ना तो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी और फिर हमारे एक्सेप्टेशन से भी ज़्यादा हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। ये सब सुनकर अब काशवी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, हो सकता है शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, पर जो भी हो मिष्टी मैडम के लिए बहुत ही खुश हूँ मैं, क्योंकि उनकी एक तरीके से फैमिली हो चुकी है और एक तरफ से वो सारी खुशियाँ डिज़र्व भी करती हैं, वो खुशियाँ जो आज तक उन्हें नहीं मिली और वो ना चाहते हुए भी अपने दुखों को झेलती रहीं। मैं तो चाहती हूँ कि अगर अतुल सर पूरी तरह से सुधर गए ना तो वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ ही रहें, क्योंकि प्रिंस उनका इकलौता बेटा है। इसके अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहेंगी तो हमेशा खुश रहेंगी। ये सारी बातें सुनकर माही ने भी काशवी को घूरते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मिष्टी दी को अच्छे से जानती हूँ। वो अपने साथ धोखेबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अतुल ने मेरी बहन को बहुत बड़ा धोखा दिया है और वो कभी भी उसके साथ नहीं रहेंगी। और जहाँ बात रही अकेले की, तो ऑलरेडी अतुल के पास उसकी बेटी है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मिष्टी दी कभी भी इस तरह से रह पाएंगी उसके साथ। बेटी का नाम सुनते ही काशवी और भी ज़्यादा हैरानी से उसे देखती है और फिर हैरानी से बोली, व्हाट, ये क्या कह रही हैं आप? क्या उनकी एक बेटी भी है? पर वो तो किसी दूसरी माँ की थी ना? उसके जवाब में माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, नहीं, बल्कि वो तो अतुल और मिष्टी दी की ही बेटी है जिसे हम किसी और का समझ रहे थे। काशवी की आंखें फैल गईं और वो उसे यकीन नहीं हो रहा था। हैरानी से वो शॉक्ड होकर बोली, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है माही मैम? जब उन दोनों की वो बेटी थी तो मिष्टी दीदी उसके बारे में क्यों छुपाती रहीं? उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? और अभी तक उनके जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थे उनमें सब में एक ही बच्चा का जिक्र था जो कि प्रिंस है, इसके अलावा बेटी का तो जिक्र कहीं भी नहीं है। तो फिर अचानक से उनकी ये बेटी कहाँ से आ सकती है माही मैम? ये सब सुनकर माही ने भी अब थोड़ा सा सीरियस होकर कहा, हाँ काशवी, बस यही तो पता लगाना है कि आखिर 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था और ऐसा किसने किया था
जिस वजह से सामिया इस तरह से हम सबसे अलग हो गई और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चला, और इसके बारे में बहुत ही जल्द हम पता भी लगा लेंगे और मैं यही सारी चीज़ें पता लगा रही हूँ। ये सुनकर अब काशवी को सब कुछ समझ आ गया था और फिर उसने भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब ये है कि मिष्टी मैम को उनकी बेटी के सच के बारे में पता चल गया है। अब मुझे समझ आया, इसमें किसी तीसरे इंसान का ही हाथ है, राइट। इसके जवाब में माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ तुम सही सोच रहे हो। जिसे देखकर काशवी ने कहा, अगर आपको इसमें मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुनकर माही ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अभी मुझे फ़िलहाल तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे जब हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगी, पर इस वक्त तुम्हें मिष्टी दी और प्रिंस को तुम्हारी ज़रूरत ज़रूर है, उनके पास होना चाहिए। इसीलिए तुम एक काम करो, अब से तुम वहीं पैलेस में ही रहना, तुम्हें वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से तुम प्रिंस का भी अच्छे से ख्याल रख लोगी। ये सुनते ही काशवी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वो तो अतुल अग्निहोत्री का पैलेस है ना माही मैम, अगर वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर मेरे लिए रहना ठीक होगा। ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, यू नो वॉट, अतुल अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहता कि उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो। और अगर उसे पता चलेगा कि तुम उसके बेटे की देखभाल के लिए वहाँ पर रुक रही हो तो वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, तुम्हारी बहुत केयर भी करेगा और तुम्हें वहाँ रहने की इजाज़त भी दे देगा। इसीलिए तुम चुपचाप वहाँ पे चली जाओ और ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मिष्टी दी हैं जो तुम्हें हर चीज़ से बचाएंगी। उसकी ये बात सुनकर अब काशवी ने भी थोड़ा पहले कुछ सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया और उसने मेडिसिन और सारी फाइल्स उठाई और बोली, ओके अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर करिएगा। ये कहकर काशवी वहाँ से जाने को हुई, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और फिर उसने मुड़कर कहा, लेकिन क्या आप अकेले यहाँ पर रह लेंगी माही मैम? वैसे आप एक काम क्यों नहीं करती, क्यों आप भी हमारे साथ उस पैलेस में क्यों नहीं चलती, वहाँ पर भी आप रह सकती हैं। ये सुनकर माही ने कहा कि सी अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम करने हैं, जब तक वो सारे काम मैं पूरे नहीं कर लेती मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, तब तक मैं यहीं पर ही रहूँगी। ये सुनकर काशवी ने फिर अपना सिर हिला दिया और फिर वो वहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल गई। इधर दूसरी तरफ इस समय अग्निहोत्री पैलेस में सुबह का वक्त हो चला था। सामिया और प्रिंस दोनों ही एक साथ स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। वो दोनों हॉल में अपनी पीठ पर छोटे छोटे स्कूल बैग टांग कर खड़े हुए थे। वो दोनों ट्विंस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। जैसे ही वहाँ मौजूद सभी नौकरों ने उन दोनों को देखा तो उन्हें प्यार से वो निहारने लगे और उनकी नज़र उन दोनों मासूम बच्चों पे थी। तभी मिष्टी भी वहीं पर खड़ी हुई उन्हीं दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी। वो दोनों बच्चे एक तरह से उसकी ज़िंदगी बन चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर गुस्से भरी आवाज़ आई, अगर मेरे बच्चों को तुम सब ने देख लिया हो तो जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। अगर तुम लोग कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गए हो तो मुझे बताओ, जल्दी जल्दी से जाओ और अपना अपना काम करो, वरना काम करने के लायक भी नहीं बचोगे। अतुल की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही वहाँ का माहौल एकदम से डर में बदल गया और वहाँ के सभी नौकर तुरंत ही डरते हुए अपना सिर हिला देते हैं और जल्दबाजी के साथ इधर से उधर काम करने लगे और सभी के चेहरे पर पसीने आने लगे। तो वहीं मिष्टी ने थोड़ा सा चिढ़कर अतुल की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आपके दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं और प्यारे हैं, इसीलिए सभी उन्हें देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी नज़र लग जाएगी आपके बच्चों को एडोर करते रहते हैं आप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से सबको धमकी देंगे या फिर आप सबको इस तरह से उनसे दूर कर देंगे। अतुल सामिया और प्रिंस की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पसंद कि मेरे बच्चों को कोई भी इस तरह से देखे। मेरे बच्चे हैं, मेरे अलावा उन्हें कोई नहीं देखेगा, मेरे बच्चों को सिर्फ मैं देखूंगा। ये सुनकर मिष्टी की आंखें हैरानी से थोड़ी सी बड़ी हो गई और फिर उसने कहा कि आप अपने बच्चों को लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसके जवाब में अतुल ने भी उन दोनों को अपने गोद में उठा लिया और बोला, यस मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और वैसे भी इतने वक्त बाद मुझे इस तरह की खुशी नसीब हुई है। मैं दो दो बच्चों का बाप बन चुका हूँ। मेरा पॉजिटिव होना
जाहिर सी बात है, बनता है तुम मेरा इंतज़ार करना, हम साथ में हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ। ये सुनकर मिष्टी ने फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया तो वहीं प्रिंस और सामिया दोनों ही प्यार से अपने डैडी की गोद में लिपट गए और सामिया ने स्माइल के साथ कहा, डैडी डैडी, आज मैं और प्रिंस सबसे बता देंगे कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं और शॉर्ट ट्विंस हैं। सब लोग हमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। ये सुनकर अतुल भी हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर बोलता है कि ज़रूर, अब दुनिया वालों के सामने मैं भी ये चीज़ बताऊंगा कि मेरा एक बेटा है, अतुल अग्निहोत्री के विरासत का मालिक, जो आगे चलकर हमारे एम्पायर बनेगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने बेटे से मिलकर। ये सुनकर मिष्टी एक टक अतुल को देखने लगी और फिर वहीं अतुल उसे एक नज़र घूर कर वहाँ से सीधा अपने दोनों बच्चों को लेकर चला जाता है उनके स्कूल छोड़ने के लिए। इधर उन दोनों को जाता हुआ देख मिष्टी ने भी गहरी सांस ले लिया और फिर खुद से बोला, शायद कुछ देर में मिस्टर अग्निहोत्री आ जाएंगे और फिर उसके बाद मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाऊंगी प्रिंस के इलाज की सारी डिटेल्स लेने के लिए, और आज हॉस्पिटल में मैं सारी बातें भी क्लियर कर दूंगी। आखिर अब हम कब से प्रिंस का इलाज शुरू करवा सकते हैं। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंची तो अचानक से उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। मिष्टी को समझ में नहीं आया। उसने अननोन नंबर के कॉल को देखकर अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा कि कुछ समझ नहीं आया। कि उसने कहा कि पहले जब मुझे अननोन नंबर से कोई कॉल करता था तो वो मिस्टर अग्निहोत्री थे, जो मुझे नए नए नंबर से कॉल किया करते थे, मगर अब तो वो मेरे साथ हैं। फिर ये अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है मेरे पास। ये कहते हुए उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कॉल पिक किया और फिर धीरे से बोला, हु इज़ दिस, कौन बोल रहा है। तभी उधर से एक गुस्से भरी जोर वाली आवाज़ आई, तुम्हारी मौत बोल रही हूँ मैं। ये सुनते ही मिष्टी की पकड़ अपने फ़ोन पर अचानक से कस गई और वो थोड़ा सा घबरा गई कि अचानक से ये कैसे कोई बोल सकता है। उसने तुरंत ही उस नंबर को हैरानी से देखा और फिर गुस्से से बोली, कौन बोल रही हो आखिर तुम। तभी उधर से फिर से एक आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से सब कुछ हासिल कर लोगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजारोगी और मैं तुम्हें हासिल करने दूंगी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम बहुत ही बड़ी गलत फहमी में हो, बल्कि अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अब तुम्हारे साथ असली खेल होगा। बहुत ही खुश होना तुम अपने दोनों बच्चों को और अतुल को अपनी ज़िंदगी में पाकर। मैं वादा करती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी ये खुशियाँ महत्व में बदल दूंगी और सारी खुशियाँ तुम्हारी छीन लूंगी, जैसे मैंने पहले किया था। ये सुनकर अब मिष्टी पूरी तरह से दंग रह गई और वो तुरंत ही शॉक्ड होकर बोली, आखिर कौन बोल रही हो तुम, और तुम मुझे ऐसी धमकी क्यों दे रही हो। तुम होती कौन हो मुझे मिस्टर अग्निहोत्री या मेरे बच्चों से अलग करने वाली। देखो, तुम जो कोई भी हो ना, तो मेरे सामने आओ। तुम्हारे इस तरह से धमकी देने से मैं डरने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं डर जाऊंगी, समझी तुम। तभी उधर से वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और उस इंसान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है कि अतुल अग्निहोत्री तुम्हें चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है और इसीलिए उसने अपने पास रखा हुआ है। कभी नहीं, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसके दिल में फिर से तुम्हारे लिए पुराना प्यार जाग गया हो, इसीलिए तुमने ये सब सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लिया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तुम्हें सिर्फ अपने पास इसीलिए रखा है क्योंकि इस वक्त उसका बेटा तुम्हें पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि वो अपने बेटे की नज़र में विलेन बने, इसीलिए उसने तुम्हें अपने पास रखा हुआ है। जैसे ही एक बार उसने अपने बेटे के दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए जहर घोला और अपने लिए जगह बना ली ना, वैसे ही वो तुम्हें लात मार कर खुद से दूर कर देगा, जैसे उसने 5 साल पहले किया था। और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में ना तो प्यार रह जाएगा और ना ही बच्चा। तुम कहीं की भी नहीं रहोगी मिष्टी ठाकुर, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। यह सब सुनकर अब मिष्टी पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसके कानों में ये सारी बातें किसी कांटे की तरह चुभ रही थी, मगर वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा अनजान थे कि आखिर ये लड़की कौन थी जो उसे इतनी धमकियां दिए जा रही थी। उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह से परेशान करोगी, मुझे धमकियां दोगी तो मैं डर जाऊंगी। मुझे अच्छे से पता है कि ये प्रैंक कॉल है,
तुम मेरे साथ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हो, ना ही कुछ गलत कर सकती हो मेरा। जहाँ तक बात रही मेरी और मिस्टर अग्निहोत्री के रिश्ते की, तो वो हम दोनों के बीच का मैटर है, जिसे हम दोनों ही शॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, समझी? और आइंदा से कभी भी मेरे पास कॉल मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसी के साथ मिष्टी ने गुस्से के साथ उस कॉल को कट कर दिया। लेकिन कॉल कट होने के बाद उसके चेहरे पर पसीने आने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि आखिर ये किसका नंबर था और कौन था जो उसे कॉल कर रहा था। मिष्टी ये सब सोचते हुए सोफे पर बैठ जाती है। तो दोस्तों, कौन थी वो इंसान, क्या करेगी अब वो मिष्टी के साथ, ये सारी चीज़ें आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फाइनली अतुल को पता चल गया है प्रिंस की बीमारी के बारे में और वो मिष्टी का साथ देने के लिए भी तैयार है। अतुल अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या सना फिर से अतुल और मिष्टी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी, या फिर इस बार सना का सच सबके सामने आ जाएगा? तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।